नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का स्पेशली फॉर लैब असिस्टेंट साइकोलॉजी की इस सुपर एनर्जेटिक क्लास में। आज ये साइकोलॉजी की पहली क्लास है जिसमें अपन शिक्षा मनोविज्ञान या एजुकेशनल साइकोलॉजी का बेसिक इंट्रोडक्शन सामान्य परिचय के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। और आज की क्लास से आप ये कंफर्म मान के चलिए कि अगर लैब असिस्टेंट में साइकोलॉजी के सवाल आते हैं, जो कि इस बार मेरे दिल से आवाज आ रही है जरूर आएंगे। 10 आ सकते हैं, 15 आ सकते हैं, वो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है, लेकिन ये मान के चलिए कि इस बार वो पेपर में साइकोलॉजी पूछने वाले हैं। और अगर वो साइकोलॉजी के सवाल देते हैं तो आज की इस क्लास से आप 2 से 3 सवाल कंफर्म मान के चलिए। इसमें हम साइकोलॉजी का बेसिक पढ़ेंगे, जितनी भी बेसिक चीजें हैं वो पढ़ेंगे। और आप लैब असिस्टेंट का एग्जाम दे रहे हैं, उसमें बिल्कुल बेसिक से बेसिक सवाल आएंगे। ये बात अगर आप आज विश्वास नहीं कर रहे हो तो भले ही मत करो, पेपर आने के बाद देख लेना। बिल्कुल बेसिक से सवाल उठाए जाएंगे साइकोलॉजी के। जैसी साइकोलॉजी रीट में पूछते हैं, सेकंड ग्रेड पूछते हैं, फर्स्ट ग्रेड में पूछते हैं, वैसी साइकोलॉजी लैब असिस्टेंट में नहीं आने वाली। बिल्कुल बेसिक बेसिक फैक्ट वाले जो सवाल है वो आपसे पूछे जाएंगे। अब साइकोलॉजी क्यों पूछी जाती है? तो जो टीचर्स होते हैं, चाहे वो थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, उनको बच्चों को पढ़ाना होता है। और बच्चों को पढ़ाने के लिए फिर वो साइकोलॉजी का जो है वो उनके अंदर ज्ञान होना आवश्यक होता है। क्योंकि लैब असिस्टेंट भी स्कूल में ही ज्वाइन करते हैं तो उनको भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत साइकोलॉजी का नॉलेज होना चाहिए। लेकिन वो जो है वो प्रत्यक्ष रूप से बच्चों को डील नहीं करते, उनका काम लैब के अंदर जो है वो मैनेजमेंट का होता है। तो वो इनके अंदर इतना डीप जो है वो आपसे सवाल नहीं पूछेंगे। रही बात दूसरी, हम साइंस के विद्यार्थी हैं, हम लैब असिस्टेंट के अंदर ये टारगेट करेंगे कि हम साइंस के अंदर फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करें, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, उसमें फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करें। या फिर अपन कह सकते हैं राजस्थान जीके में फुल आउट फुल स्कोर करें। लेकिन अपन ये नहीं सोच सकते कि मैं साइकोलॉजी में फुल आउट फुल करूंगा। ये अपनी एक गलत फहमी है, वो आपको दूर हो जानी चाहिए। आप इंडिया वर्ल्ड जीके में आप साइकोलॉजी के अंदर ये कतई ना सोच के तैयारी करें कि मैं इसमें फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स स्कोर करूंगा। नहीं, इसमें आपको ये सोच के करना है कि ऐसे सिंपल सवाल जो किसी के गलत नहीं हो रहे, वो मेरे गलत नहीं होने चाहिए, वो मेरे गलत नहीं होने चाहिए। यानी कि आपका ये टारगेट होना चाहिए कि मैं 60% 70% मामला जो है वो इंडिया वर्ल्ड जीके और साइकोलॉजी का कवर कर लूं, तो अपना काम हो जाएगा। अब जो YouTube पर आपको क्लासेस हैं या फिर आप कहीं से साइकोलॉजी का कोर्स लेंगे तो वो उसमें डिटेल साइकोलॉजी करवाएंगे, रीट के अनुसार, सेकंड ग्रेड के अनुसार। यानी कि 100 क्लासों की प्लेलिस्ट आपको YouTube पे फ्री भी देखोगे तो 100 क्लासेस की PDF वो क्लासेस आपको मिलेगी। क्या इतनी साइकोलॉजी आप कर सकते हैं? नहीं कर सकते। सिंपल सी बात है, हमारे पास और बहुत बड़ा सिलेबस है, हम उनके ऊपर अपना टाइम देंगे ताकि हम वहां से मैक्सिमम स्कोर प्राप्त कर सकें। अगर हम 100 क्लासें 100-200 पेज सिर्फ साइकोलॉजी पढ़े हैं तो इसमें क्या ये गारंटी है कि हम पूरे में से पूरे स्कोर कर लेंगे? नहीं है। तो अपन को एक सेलेक्टिव मटेरियल पढ़ना है, ऐसी चीजें पढ़नी है जो हमारे 60-70% क्वेश्चन राइट करवा दे। ज्यादा हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट अपन ये मान के चले कि अगर 10 सवाल आते हैं तो 6 से 7 सवाल हमारे गलत नहीं होने चाहिए। अगर 15 सवाल आ रहे हैं तो हम कम से कम 8, 9, 10 तक सवाल कर लें, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। और कैसे साइकोलॉजी पढ़ना है, कैसे मैटर पढ़ना है, वो आज की इस क्लास से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बहुत मतलब साइंस वालों को कैसे पढ़ना है ना, ये जो सवाल है ना वो आज की क्लास से आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा ऐसे पढ़ना है। ठीक है, तो आगे मैं क्लास से लाऊं या न लाऊं, लेकिन आप मान के चलिए ये जो एक क्लास में आज डाली, ऐसी ऐसी अगर मैं 10 साइकोलॉजी की क्लास डाल दूं ना तो यहाँ पे लैब असिस्टेंट वाला मैटर समाप्त है। बस इतना ही काम है, इतना ही काम है। 10 एक क्लासे में अगर डाल दूं तो साइकोलॉजी का काम खत्म है। अब डालू नहीं डालू वो मूड पे डिपेंड करता है, इतना टाइम है नहीं। आपको पता है अपन बायोलॉजी पढ़ाते हैं उसी पे। लेकिन आपको आज ये कहीं से नहीं लगेगा कि ये बायोलॉजी पढ़ाने वाले टीचर हैं। मैं साइकोलॉजी आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपको सबसे महत्वपूर्ण बात क्लास में ही याद करवा दूंगा और 2 से 3 सवाल आपके पक्के कर दूंगा। ठीक है, तो इस क्लास को देखने के बाद लास्ट सेकेंड तक जब आप क्लास देखेंगे आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस फील होगा, इस चीज की मैं गारंटी देता हूं। तो आप सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि क्लास को पूरी देखें, आप पूरी क्लास देखें, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और साइकोलॉजी कैसे पढ़नी है ये सारी चीजें आपको इस क्लास से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। लैब असिस्टेंट के लिए आपके लिए ये बहुत बेहतरीन चैनल है, ये मान के चलिए आप। ठीक है, तो
अब अपन साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले शिक्षा मनोविज्ञान की अगर मैं बात करूं तो शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर आपको पढ़ना क्या होता है, तो कुछ ऐसी परिभाषाएं होती है, डेफिनेशन होती है, यानी कि महान महान जो मनोवैज्ञानिक है या महान व्यक्तित्व है उनका किसी चीज पर क्या वाक्य है, उनका क्या मानना है, तो वो आपको लाइन डिक्टो की डिक्टो याद रखनी पड़ेगी। या फिर कुछ सिद्धांत है तो वो सिद्धांत किसके हैं, बुद्धि क्या होती है, मतलब इसमें कितने टॉपिक लगते हैं। सबसे पहले शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, उसका सामान्य परिचय। फिर आपका आता है बाल विकास, जिसमें आपको किशोरावस्था के बारे में, बाल्यावस्था के बारे में और जो है वो आपको प्रौढ़ावस्था के बारे में, इनके बारे में जानना पड़ता है। उसके बाद में इसके अंदर कुछ सिद्धांत आते हैं वो पढ़ने। फिर अधिगम क्या होता है, विकास और वृद्धि क्या होती है, मतलब अभिवृद्धि, तो ये सारी चीजें आपको जाननी है। फिर बुद्धि क्या होती है, इंटेलिजेंस। उसके बाद में व्यक्तित्व क्या होता है, मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है, मानसिक समायोजन क्या होता है, फिर व्यक्तिगत विभिन्नताएं क्या होती है। तो ये सारी चीजें आपको साइकोलॉजी में पढ़नी होती है। समझ गए मेरी बातों को। आज अपन शुरू कर रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान, अब देखिए शिक्षा मनोविज्ञान में कितने शब्द हैं, 2 शब्द हैं, शिक्षा और मनोविज्ञान। अपन एक एक शब्द को अलग अलग लेंगे और इनको समझेंगे। समझ रहे मेरी बात को, मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा। आपका बस 100% फोकस क्लास में होना चाहिए, बाकी चीजें मेरे ऊपर छोड़ दो। यहाँ पे आपको शिक्षा मनोविज्ञान में 2 शब्द नजर आ रहे हैं, एक शिक्षा और दूसरा मनोविज्ञान। सबसे पहले अपन शिक्षा शब्द को लेते हैं और उसकी चर्चा करते हैं, फिर अपन मनोविज्ञान पे आएंगे। मनोविज्ञान के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें आपको बताऊंगा। पहले अपन लेते हैं शिक्षा। शिक्षा को इंग्लिश में कहते हैं एजुकेशन, इंग्लिश में कहते हैं एजुकेशन। तो यहाँ पे सबसे पहली बात आपको ध्यान में रखनी है कि जो शिक्षा शब्द है वो कहां से आया, वो आया एजुकेटम से। एक शब्द है एजुकेटम जो कि लेटिन भाषा का शब्द है। एजुकेटम एक लेटिन भाषा का शब्द है जिससे आपका एजुकेशन शब्द बना या शिक्षा शब्द बना। तो आपसे पूछ ले कि एजुकेशन शब्द जो है वो कहां से बना, किस शब्द से बना, तो आपको याद रखना एजुकेटम। और ये किस भाषा का शब्द है, लेटिन भाषा का शब्द है। ये दोनों पॉइंट आपके दिमाग में होने चाहिए कि शिक्षा का मतलब या शिक्षा या एजुकेशन एजुकेटम शब्द से आया है और एजुकेटम एक लेटिन भाषा का शब्द है। अब यहाँ पे शिक्षा जो है वो उसकी उत्पत्ति किससे बनी गई है, एजुकेटम, या फिर इसी से मिलते जुलते शब्द है एजुकेयर या एजुशियर, एजुकेयर या एजुशियर। यही आप, अगर आपको ऑप्शन में एजुकेटम दिखे तो ठीक बात है, एजुकेटम नहीं दिखे तो एजुकेयर या एजुशियर दिख जाएगा, कोई भी दिख जाए उस पर टिक कर देना। ठीक है, तीनों एक ही बात है। चलो अब शिक्षा जो है, शिक्षा, इस शिक्षा के बारे में अलग अलग महान विचारक जो हैं उनकी अलग अलग जो है अवधारणा थी। वो उस शिक्षा के बारे में क्या सोचते थे, उनका क्या व्यक्तित्व था, उनके क्या कथन थे, वो अपन को देखने हैं और वो अपने दिमाग में होने चाहिए। पूरा रटा हुआ हो जरूरी नहीं है, क्योंकि वहां पे हमें क्या मिलेंगे, ऑप्शन मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल मिलेंगे। तो अपन को कुल मिलाकर के एक छोटा मोटा आइडिया होना चाहिए ताकि अपन जो है वो अंदाजा लगा सकते हैं कि ये वाक्य इस व्यक्ति का है। समझ गए मेरी बात को। तो शिक्षा के बारे में अलग अलग व्यक्ति ने अपने अलग अलग विचार रखे, जिसमें अगर सबसे पहले मैं बात करूं स्वामी विवेकानंद की। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि शिक्षा क्या होती है, शिक्षा जो है वो किसी भी मनुष्य के अंदर या व्यक्ति में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है। किसी भी मनुष्य में या किसी भी बालक में या किसी व्यक्ति में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति, उसको हम शिक्षा कहते हैं। तो इसके अंदर आपको याद क्या रखेंगे कि अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति, ये किसने कहा, विवेकानंद ने। बस इतना सा याद रखना, विवेकानंद का कथन क्या है कि अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति शिक्षा है। अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति क्या है, शिक्षा है। फिर आते हैं महात्मा गांधी। इन्होंने कहा कि शिक्षा का तात्पर्य बालक के शारीरिक, मानसिक व आत्मा के सर्वोत्तम विकास से है। यानी कि शिक्षा का मतलब एक बालक के अंदर शारीरिक, मानसिक और आत्मा, इन सभी का सर्वोत्तम विकास है ना। सर्वोत्तम का मतलब सबसे ऊपर वाला विकास अगर हो जाता है तो वो शिक्षा की वजह से होता है। ये परिभाषा किसने दी, महात्मा गांधी ने। फिर आते हैं हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर क्या कहते हैं कि शिक्षा अंतर्निहित शक्ति, यानी कि किसी भी मनुष्य के, किसी भी व्यक्ति के अंदर की जो शक्ति है और जो बाह्य जगत है उनके बीच में समन्वय स्थापित करने का काम करती है। शिक्षा क्या करती है, किसी भी मनुष्य के अंदर की शक्तियां और बाहरी वातावरण जो है, बाह्य जगत जो है, उनके बीच में समन्वय स्थापित करने का काम करती है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं ब्राउन की, तो ब्राउन कहता है कि शिक्षा के द्वारा किसी बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाया जाता है। शिक्षा के द्वारा बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाया जाता है, वो शिक्षा होती है। तो ये ब्राउन का कथन है।
फिर आते हैं अरस्तु जी। अरस्तु कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास ही शिक्षा है। सिंपल सी डेफिनेशन इन्होंने दे दी कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास ही शिक्षा है। तो ये अलग अलग वैज्ञानिकों के अलग अलग कथन है शिक्षा के बारे में, जो आपकी कहीं ना कहीं दिमाग में होने चाहिए। एक सवाल यहां से बन सकता है अगर एग्जामिनर चाहे तो, बेसिक अगर वो उठाना चाहे तो यहां से वो सवाल आपको दे सकता है। इस चीज का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बार फिर से मैं आपको इस चीज का रिवीजन कर देता हूं, क्विक रिवीजन आप कह सकते हैं। सबसे पहले शिक्षा का मतलब या शिक्षा जो शब्द है वो लैटिन भाषा के एजुकेटम से आया है। एजुकेटम कहूं, एजुकेयर कहूं, एजुसियर कहूं, तीनों शब्द आपको दिमाग में रखने हैं। फिर शिक्षा के बारे में अलग अलग विचारकों के अलग अलग कथन हैं, अलग अलग धारणाएं हैं। सबसे पहले अपन बात करें स्वामी विवेकानंद की, तो ये कहते हैं कि मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति क्या है? शिक्षा है। मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति शिक्षा है। फिर महात्मा गांधी आते हैं, ये कहते हैं कि शिक्षा का तात्पर्य मनुष्य के या किसी व्यक्ति के या किसी बालक के शारीरिक, मानसिक और आत्मा के सर्वोत्तम विकास से है। फिर अरस्तु आते हैं और अरस्तु कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास जो है वो क्या कहलाती है? शिक्षा कहलाती है। फिर हर्बर्ट स्पेंसर आते हैं, वो कहते हैं कि शिक्षा जो है वो मनुष्य में अंतर्निहित अभिव्यक्ति और बाह्य जगत के बीच समन्वय का काम करती है। ठीक है। और एक हमारे बच्चे आते हैं ब्राउन साहब, ये कहते हैं कि शिक्षा के द्वारा बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाया जाता है, उसके बिहेवियर के अंदर चेंज किया जाता है, ये शिक्षा का काम होता है। तो ये अलग अलग वैज्ञानिकों के अलग अलग कथन है जो आपको ध्यान में रखना है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। इसको बैठा दो। चल अब देखो, अब हम कुछ बातें और करेंगे। जैसे कि हम बात करें अगर शिक्षा की, अगर मैं बात करूं शिक्षा की, तो यहां पे एक वैज्ञानिक का नाम आता है एडम्स महोदय। वैज्ञानिक का नाम आपको ध्यान से याद रखना है, एडम्स महोदय। एडम्स महोदय जो है ये शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया मानते हैं। ये क्या कहते हैं कि शिक्षा जो है वो एक द्विमुखी प्रक्रिया है। इसका क्या मतलब होता है अभी हम समझेंगे कि शिक्षा क्या है, एक द्विमुखी प्रक्रिया है। यानी कि एडम्स महोदय के अनुसार शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, यानी कि शिक्षा के दो आयाम होते हैं। दो आयाम कौन कौन से होते हैं? तो एक तो इसमें होता है शिक्षक यानी कि टीचर, और एक होता है इसमें शिक्षार्थी या बालक। शिक्षार्थी या बालक। तो ये किसका मानना था कि शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है? एडम्स महोदय का। समझ गए मेरी बात को? एडम्स महोदय का यह मानना था कि शिक्षा जो है वो एक द्विमुखी प्रक्रिया है। और इस शिक्षा का द्विमुखी प्रक्रिया का मतलब शिक्षा के दो आयाम है, एक शिक्षक और दूसरा शिक्षार्थी। फिर जो है वो इस कथन के बाद जॉन डीवी साहब आते हैं, जॉन डीवी। और जॉन डीवी का कहते हैं कि शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया में होकर के एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। ध्यान से सुनना कि शिक्षा जो है जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा क्या है? एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। ठीक है, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। ये कथन किसका है? जॉन डीवी का। त्रिमुखी प्रक्रिया का मतलब क्या हुआ? इसमें शिक्षक तो होगा ही, यानी कि शिक्षक और शिक्षार्थी तो होंगे ही, लेकिन इसके अलावा जो है इसके अंदर आपको ध्यान रखना पाठ्यक्रम को भी इसमें शामिल किया गया कि भाई दो आयाम है, एक पढ़ने वाला एक पढ़ाने वाला। लेकिन वो पढ़ने वाला और पढ़ाने वाला क्या पढ़ाएगा? पाठ्यक्रम। तो यहाँ पे इसको भी इसमें इंक्लूड किया गया कि शिक्षा जो है वो एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। इसके तीन आयाम होते हैं, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। समझ गए? तो यहाँ पे दो फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। पहली बात, शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, ये किसने कहा? एडम्स महोदय। और दो आयाम कौन से हैं? तो शिक्षक और शिक्षार्थी। फिर जॉन डीवी आते हैं, ये कहते हैं कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है और इसके अंदर आपको ध्यान में रखना है कि इसके तीन आयाम कौन कौन से हो जाएंगे? शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम को भी यहाँ पे ऐड किया गया। क्लियर है? ये दोनों फैक्ट आप नोट कर लीजिए। इतनी बातें क्लियर? फिर अपन आगे बढ़ते हैं। बेटा उसको अब देखो, अब यहाँ पे दो चीजें इसको क्लियर करने के बाद हम आगे बढ़ें। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि एक होता है शिक्षा का संकीर्ण अर्थ,
शिक्षा का संकीर्ण अर्थ। शिक्षा का संकीर्ण अर्थ का मतलब है, इसको हम 3R से रिप्रेजेंट करते हैं। 3R। 3R का मतलब होता है, एक होता है रीडिंग, एक होता है राइटिंग और एक होता है अरिथमेटिक। ध्यान से सुनना, शिक्षा का संकीर्ण अर्थ जो है इसको 3R के रूप में परिभाषित किया जाता है। शिक्षा के संकीर्ण अर्थ को 3R के रूप में परिभाषित किया जाता है। अब इन 3R का मतलब क्या है? एक R से रीडिंग, दूसरे R से राइटिंग और तीसरे R से अरिथमेटिक। रीडिंग का मतलब होता है पढ़ना, राइटिंग का मतलब होता है लिखना और अरिथमेटिक का मतलब होता है गणना करना। यानी कि विद्यालय के अंदर एक बालक को 3 प्रकार का शिक्षा जो है वो दी जा सकती है, पढ़ना, लिखना और गणना करना। ये चीजें उसको सिखाई जाती है। तो ये इस शिक्षा का संकीर्ण अर्थ है जिसको 3R के रूप में परिभाषित किया गया है। फिर आता है शिक्षा का व्यापक अर्थ। शिक्षा का व्यापक अर्थ, शिक्षा का जो व्यापक अर्थ है इसको 4H के रूप में परिभाषित किया गया। किसके रूप में? 4H के रूप में परिभाषित किया गया। और ये किसने परिभाषित किया? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने इसको आप विशेष तौर पे याद रखेंगे कि शिक्षा का व्यापक अर्थ 4H के रूप में जो है परिभाषित किया गया महात्मा गांधी के द्वारा। अब यहाँ पे 4H कौन कौन से हो जाएंगे वो चीज आपको ध्यान में रखनी है कि एक तो हो जाएगा आपका हेड, एक हो जाएगा आपका हैंड, एक हो जाएगा आपका हार्ट और एक हो जाएगा आपका हेल्थ। ये 4H हो जाएंगे। 4H कौन से याद हो जाएंगे? दिख रहा है क्या आपको? हेल्थ थोड़ा सा कट रहा है, हेल्थ। ठीक है, तो ये 4 बातें हो जाएगी, हेड, हैंड, हार्ट और हेल्थ। हेड का यहां पे मतलब क्या हो जाएगा? देखो सबका अपना अलग अलग मतलब है। हेड का अगर मैं बात करूं, हैंड की बात करूं, हार्ट की बात करूं और हेल्थ की, तो हेल्थ से हो जाएगा शारीरिक विकास। हेल्थ यानी कि शारीरिक विकास। ठीक है, हार्ट का मतलब भावात्मक विकास, हैंड का मतलब क्रियात्मक विकास और हेड का मतलब मानसिक विकास। यानी कि शिक्षा का व्यापक अर्थ है कि शिक्षा से आपके मानसिक विकास, मानसिक स्थिति का भी विकास होना चाहिए, क्रियात्मक रूप से भी आपका विकास होना चाहिए, भावात्मक रूप से भी आपका विकास हो और साथ ही साथ आप शारीरिक रूप से भी आपका विकास हो। ये शिक्षा का व्यापक अर्थ है। ये शिक्षा का व्यापक अर्थ जो कि 4H के रूप में महात्मा गांधी ने परिभाषित किया। तो शिक्षा का संकीर्ण अर्थ आपको समझ में आ गया, शिक्षा का व्यापक अर्थ आपको समझ में आ गया। तो अभी तक हमने कितनी चीजें देखी? सबसे पहले शिक्षा जो है वो एजुकेटम, लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से आया। फिर शिक्षा के अलग अलग जो महान विचारक हैं उन्होंने अपने अलग अलग जो है वो वक्तव्य रखे अलग अलग ने। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा कि जो शिक्षा होती है उसके अंदर एडम्स महोदय ने शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया माना, जिसमें शिक्षक और शिक्षार्थी 2 आयाम, जबकि जॉन डीवी इसको त्रिमुखी प्रक्रिया मानते हैं और इसके अंदर पाठ्यक्रम को भी शामिल करते हैं। फिर हमने कहा शिक्षा का संकीर्ण अर्थ जिसको 3R के रूप में परिभाषित किया जाता है। 3R का मतलब रीडिंग, राइटिंग और अरिथमेटिक। उसके बाद में शिक्षा का व्यापक अर्थ हमने देखा जिसको महात्मा गांधी ने 4H के रूप में परिभाषित किया। 4H के अंदर आपका एक H हेड, दूसरा हैंड, तीसरा हार्ट और चौथा हेल्थ हो जाएगा। तो ये आपकी अभी तक की जो बातें हैं वो आपको समझनी थी। क्या इतनी बातें आप समझ गए? अगर इतनी बातें समझ गए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब देखते हैं अपन मनोविज्ञान के बारे में। इससे पहले हमने शिक्षा के बारे में जाना, क्योंकि हमने देखा शिक्षा, मनोविज्ञान, तो यहाँ पे 2 शब्द थे, एक शिक्षा और एक मनोविज्ञान। अब शिक्षा के बारे में हमने काफी चर्चा की, उसके बाद अब हम मनोविज्ञान के बारे में चर्चा करेंगे। मनोविज्ञान शब्द की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एक कथन आता है एबिंगहास का। किसका कथन आता है? वैज्ञानिक का नाम याद रखना, एबिंगहास का। एबिंगहास कहते हैं कि जो मनोविज्ञान है इसका अतीत बहुत लंबा है जबकि इतिहास बहुत छोटा है। मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा जबकि इतिहास बहुत छोटा है। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि मनोविज्ञान का जो अतीत है वो 400 BC यानी कि 400 ईसा पूर्व से प्रारंभ हो जाता है, लेकिन इसका इतिहास जो है वो 16वीं शताब्दी से प्रारंभ होता है। इस वजह से ये कथन कहा गया एबिंगहास ने कि मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है जबकि इतिहास बहुत छोटा है।
अब इस कथन को ऐसे कैसे आपको याद रखना है, कैसे रखोगे? देखो, एक चीज है अतीत और एक है इतिहास। हास, इतिहास में क्या आ रहा है? हास, हास का मतलब छोटा, है ना? हास का मतलब उसका हास का मतलब समझ गए ना आप? तो इतिहास से अपन अपन को याद रख लेना है कि इतिहास छोटा था और अतीत बहुत लंबा था। अतीत इसका 400 बीसी पूर्व प्रारंभ हो जाता है, जबकि अतीत और इतिहास इसका 16वीं शताब्दी से प्रारंभ होता है। ये लाइन आपको याद है? उसके बाद अब ध्यान से सुनेंगे। मनोविज्ञान शुरुआत में कोई एक अलग विषय नहीं था। मनोविज्ञान शुरुआत में एक अलग विषय नहीं था। शुरुआत में जो मनोविज्ञान है वो एक दर्शन शास्त्र की शाखा थी। यानी कि ये अभी के लिए, अभी वर्तमान में इसको एक अलग विषय के रूप में जो है वो रखा गया है, लेकिन शुरुआत में जब बहुत समय पहले अपन कह सकते हैं, उस समय ये दर्शन शास्त्र की एक शाखा थी। ध्यान से समझ रहे हैं? मनोविज्ञान शुरुआत में कोई अलग शाखा नहीं थी, उसको दर्शन शास्त्र से अलग किया गया। यानी कि मनोविज्ञान को किससे अलग किया गया? दर्शन शास्त्र से। इसलिए अपन कह सकते हैं कि मनोविज्ञान की जननी कौन है? दर्शन शास्त्र है। मनोविज्ञान की जननी कौन है? दर्शन शास्त्र है। अब शुरुआत में जब मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग किया गया, उस समय इसका नाम मनोविज्ञान नहीं होकर के मनादर्शन था। शुरुआत में इसको मनोविज्ञान तो अभी कहते हैं, शुरुआत में मनोविज्ञान नहीं कहते थे। उस समय इसका नाम था, जब इसको दर्शन शास्त्र से अलग किया गया तब नाम था मनादर्शन। क्या था? और मनादर्शन शब्द जो है ये कहां पे उल्लेख मिलता है इसका? तो अरस्तु ने अपनी पुस्तक डी एनिमा में सबसे पहले मनादर्शन शब्द का प्रयोग किया। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र की एक शाखा थी, जिसको उसी से अलग किया गया। मनादर्शन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अरस्तु ने अपनी पुस्तक डी एनिमा के अंदर किया गया। तो अरस्तु की पुस्तक डी एनिमा में मनादर्शन शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। तो सर, मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रुडोल्फ गोइकर ने 1590 के अंदर अपनी पुस्तक साइकोलॉजिया में किया। ठीक है, 1590 के अंदर अपनी पुस्तक साइकोलॉजिया के अंदर मनोविज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया। मनोविज्ञान को पहले किस नाम से जानते थे? मनादर्शन। और मनादर्शन शब्द किसने दिया? अरस्तु ने अपनी पुस्तक डी एनिमा के अंदर। जबकि मनोविज्ञान शब्द रुडोल्फ गोइकर ने 1590 में अपनी पुस्तक साइकोलॉजिया में। यहां से हर पॉइंट में एक सवाल, यानी कि इस पूरे के अंदर आपके 7 से 8 सवाल किसी भी तरीके से बन सकते हैं। तो ये चीज तो आपको पता चल गया कि मनोविज्ञान की जननी कौन है। मनोविज्ञान की जननी कौन है? दर्शन शास्त्र को मनोविज्ञान की जननी माना जाता है। और अरस्तु जो है, अरस्तु को मनोविज्ञान के जनक माना जाता है। आपसे पूछ ले मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो अरस्तु। और मनोविज्ञान की जननी कौन है, तो आपको याद रखना है दर्शन शास्त्र। क्या इतनी सारी चीजें आपके दिमाग में आई? बहुत सिंपल सी बात है मैंने यहाँ पे की कि मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा, 400 बीसी पूर्व ये प्रारंभ हो जाता है, जबकि इतिहास बहुत छोटा, 16वीं शताब्दी से प्रारंभ होता है। मनोविज्ञान शुरुआत में कोई अलग शाखा नहीं थी, ये दर्शन शास्त्र का ही एक भाग था। यानी कि मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग किया, इस वजह से दर्शन शास्त्र क्या हुई? मनोविज्ञान की जननी हुई। अब मनोविज्ञान को जब दर्शन शास्त्र से अलग किया तो उस समय इसका नाम मनोविज्ञान नहीं था, वो तो अभी के समय है। शुरुआत में इसका नाम था मनादर्शन। और मनादर्शन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरस्तु ने किया था अपनी पुस्तक डी एनिमा के अंदर। अरस्तु को मनोविज्ञान के जनक माना जाता है। मनादर्शन के बाद इसका नाम मनोविज्ञान पड़ा, जिसे वर्तमान में अपन मनोविज्ञान कहते हैं। तो ये शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1590 के अंदर रुडोल्फ गोइकर ने अपनी पुस्तक साइकोलॉजिया में किया। इतनी सी बात ध्यान रखनी है। अरस्तु, अरस्तु की पुस्तक डी एनिमा, अरस्तु मनोविज्ञान के जनक। मनोविज्ञान शब्द किसने दिया? मनोविज्ञान शब्द दिया 1590 में रुडोल्फ गोइकर ने अपनी पुस्तक साइकोलॉजिया में। समझ गए मेरी बात को? सवाल कैसे भी बन सकता है, मनोविज्ञान के जनक कौन है, मनोविज्ञान की जननी कौन है, मनादर्शन शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया, मनादर्शन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसकी पुस्तक में मिलता है, या उस पुस्तक का नाम क्या है, मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ, किसने किया, कौन सी पुस्तक में किया, ये सारी चीजें, मनोविज्ञान का पहले नाम क्या था, मनोविज्ञान किसकी शाखा थी, ये सारे सवाल यहां से बन सकते हैं। लिख लीजिए इनको। अब अपन देखते हैं साइकोलॉजी की अलग अलग परिभाषाएं। यानी कि जिस समय मनोविज्ञान अलग हुआ तो उस समय मनोवैज्ञानिकों ने इसको अलग अलग परिभाषा के रूप में परिभाषित करना शुरू किया। सर्वप्रथम जब
इसको अलग किया गया, दर्शन शास्त्र की शाखा से इसको एक अलग स्वतंत्र विषय के रूप में बनाया गया। उस समय साइकोलॉजी जो कि एक ग्रीक या यूनानी भाषा का शब्द माना जाता है, उसमें दो टुकड़े इसके अगर अपन करें साइकोलॉजी में, तो एक शब्द बनता है साइकी, नॉट साइको, साइकी, और दूसरा लोगोस। साइकी का मतलब होता है आत्मा और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन करना। ये चीज हम पढ़ चुके हैं, लोगोस का मतलब अध्ययन करना और साइकी का मतलब होता है आत्मा। यानी कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान को जो परिभाषित किया गया वो किस रूप में परिभाषित किया गया कि मनोविज्ञान जो है वो एक आत्मा का विज्ञान है। यानी कि मनोविज्ञान के अंदर हम जो है वो आत्मा का अध्ययन करते हैं। ये चीज मनोविज्ञान को सबसे पहले परिभाषित करने के लिए आई। और इस चीज का समर्थन किसने किया या ये चीज किसने दी, तो अरस्तु, प्लेटो और डेकार्टे, ये नाम आपको इसके अंदर ध्यान रखना है। तो आपसे पूछा जाएगा मनोविज्ञान को सबसे पहले किसके रूप में परिभाषित किया गया, आत्मा के विज्ञान के रूप में। ठीक है, तो मनोविज्ञान की सर्वप्रथम परिभाषा आत्मा का विज्ञान इसे कहा गया। किसने कहा, अरस्तु, प्लेटो और डेकार्ट। ये परिभाषा कब आई, 16वीं शताब्दी में। यानी कि जब मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र शाखा के रूप में दर्जा दिया गया 16वीं शताब्दी में, उस समय सबसे पहली परिभाषा क्या आई, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा गया। लेकिन 16वीं शताब्दी के अंत तक आते आते ये परिभाषा जो है वो इसका खंडन हो गया, इसको जो है वो इग्नोर कर दिया। क्यों, क्योंकि मनोवैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक लगातार शोध कर रहे थे और जब किसी चीज में उनको कमी लगी तो फिर एक नई परिभाषा इन्होंने दे दी कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान न होकर के मनोविज्ञान तो मन या मस्तिष्क का विज्ञान है। मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान न होकर के, यानी कि जो आत्मा का विज्ञान के रूप में परिभाषित किया, उसको खंडित करते हुए एक नई परिभाषा इन्होंने 17वीं शताब्दी के अंदर दी कि मनोविज्ञान मन या मस्तिष्क का विज्ञान है। और ये परिभाषा किसने दी, ये परिभाषा दी पोम्पोनाजी ने। इटली के मनोवैज्ञानिक पोम्पोनाजी ने यह परिभाषा दी कि मनोविज्ञान मन या मस्तिष्क का विज्ञान है। और परिभाषा कब दी, 17वीं शताब्दी में। फिर जो है वो 17वीं शताब्दी में ये जो परिभाषा दी गई इसका भी खंडन हो गया, ये भी इनवैलिड हो गई और एक नई परिभाषा आती है 19वीं शताब्दी के अंदर, जिसके अंदर कहा गया कि मनोविज्ञान न तो आत्मा का विज्ञान है, न ही मन या मस्तिष्क का विज्ञान है, मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। और ये जो परिभाषा है ये 19वीं शताब्दी में विलियम वुंट और विलियम जेम्स के द्वारा दी गई। विलियम वुंट और विलियम जेम्स के द्वारा परिभाषा दी गई 19वीं शताब्दी में कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। अब यहाँ पे विलियम वुंट और विलियम जेम्स ये परिभाषा देते हैं, तो विलियम वुंट के बारे में कुछ फैक्ट अपन को याद रखने हैं। पहली बात, जो विलियम वुंट हैं, इन्हें प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक माना जाता है। आपसे पूछ ले मनोविज्ञान के जनक कौन है, अरस्तु है, लेकिन प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है, विलियम वुंट है। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंट है। क्यों है विलियम वुंट, कारण क्या है, तो विलियम वुंट ने सबसे पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की। कब की, 1879 में, 1879 में जर्मनी के अंदर एक स्थान पड़ता है लिप्जिग, वहां पे इन्होंने पहली मनोवैज्ञानिक लेबोरेटरी प्रयोगशाला की स्थापना की, इसलिए इन्हें प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक माना जाता है। तो आपसे पूछ ले कि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो आपको ध्यान में रखना है कौन हो जाएंगे, विलियम वुंट हो जाएंगे। और आपसे पूछ ले कि शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो वो थॉर्नडाइक हो जाएंगे। ये चीज आगे मैं लिखवा दूंगा, नहीं लिखवाई मैंने। तो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थॉर्नडाइक, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक आपके विलियम वुंट, और नॉर्मल मनोविज्ञान के जनक आपसे पूछ ले सिर्फ मनोविज्ञान के जनक, तब अरस्तु देना है। ठीक है, चलो अब देखिए, उसके बाद में एक व्यक्ति आते हैं मैकडूगल। व्यक्ति का नाम ध्यान में रखना, मैकडूगल। मैकडूगल जो है इस मनोविज्ञान को चेतना के रूप में परिभाषित किया। इस मैकडूगल ने अपनी एक पुस्तक है आउटलाइन साइकोलॉजी, तो मैकडूगल की पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी, उसके अंदर जो 16वां पृष्ठ है, 16वां पेज है, वहां पे इसने चेतना को एक बुरा शब्द बताया। चेतना को एक बुरा शब्द बताया कि चेतना का विज्ञान नहीं है, चेतना एक बुरा शब्द है, क्योंकि मन जो है उसके अंदर चेतन मन, अचेतन मन, अर्धचेतन मन, कई सारी अवस्थाएं होती है। ठीक है, तो ये फैक्ट भी याद रखना। अब मैकडूगल जो है, मैकडूगल को ही मूल प्रवृत्ति के जनक माना जाता है। ठीक है, तो सवाल पूछ ले मूल प्रवृत्ति के जनक कौन है, तो वो भी मैकडूगल है। तो मैकडूगल के बारे में क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है,
पहली बात तो मैकडूगल के बारे में ये ध्यान रखनी है कि मैकडूगल ने जो है वो अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी के 16वें पृष्ठ पर चेतना को एक बुरा शब्द बताया और मूल प्रवृत्ति के जनक भी मैकडूगल को माना जाता है। विलियम वुंट के बारे में प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक, सबसे पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना 1879 में इन्होंने लिप्जिग जर्मनी में की थी। उसके बाद में ये परिभाषा भी खारिज हो जाती है और 20वीं शताब्दी तक आते आते एक नई परिभाषा आती है जो आज तक भी वही वैलिड है, उसी को माना गया है। 20वीं शताब्दी में क्या परिभाषा आती है मनोविज्ञान की? व्यवहार का विज्ञान। यानी कि कहा गया मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। और ये परिभाषा किसने दी? वॉटसन ने। वैज्ञानिक का नाम याद रखना, वॉटसन नाम के मनोवैज्ञानिक ने कहा कि मनोविज्ञान तो व्यवहार का विज्ञान है, न आत्मा का विज्ञान है, न मन या मस्तिष्क का विज्ञान है, न चेतना का विज्ञान है, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। इसलिए वॉटसन को व्यवहारवाद के जनक माना जाता है, यानी कि वॉटसन को व्यवहारवादी वैज्ञानिक माना जाता है या व्यवहारवाद के जनक माना जाता है। अब इस सिद्धांत को यानी कि व्यवहारवाद का जो विज्ञान इन्होंने कहा मनोविज्ञान को वॉटसन ने, इसमें कुछ वैज्ञानिकों ने इनका समर्थन किया, जैसे कि वुडवर्थ है, स्किनर है, थॉर्नडाइक है, इन सब ने कहा कि आप बिल्कुल राइट हो। ठीक है, अब ये वॉटसन के बारे में ये कथन जरूर याद रखना कि ये व्यवहारवाद के जनक माने जाते हैं। एक वॉटसन के बारे में एक कथन और है, वॉटसन कहते हैं कि आप मेरे को कोई भी बालक पकड़ा दो, आप मेरे को कोई भी बालक पकड़ा दो, मैं जैसा चाहूंगा उसको वैसा बना दूंगा। ठीक है, यानी कि ये कहता है कि एक बालक के आसपास का जो वातावरण है, जो उसके आसपास का व्यवहार है, बिहेवियर है, वही उस बालक का संपूर्ण विकास करता है। समझ रहे मेरी बात को? ये वॉटसन का कथन है कि आप मुझे कोई बालक पकड़ा दो, मैं उसे वैसा ही बना दूंगा जैसा मैं चाहता हूं। ठीक है, तो ये कथन भी किसका है? वॉटसन का है। आप नोट करेंगे इस चीज को। अब अपन देखते हैं मनोविज्ञान के संप्रदाय और उन संप्रदाय से कौन कौन से मनोवैज्ञानिक संबंध रखते हैं, यानी कि उन संप्रदाय के साथ 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 कौन से मनोवैज्ञानिक जुड़े हुए। ठीक है, तो यहाँ पे मनोविज्ञान के संप्रदाय की अगर मैं बात करूं तो एक होता है संरचनावादी संप्रदाय। संरचनावादी संप्रदाय के बाद क्रियात्मकवादी संप्रदाय, व्यवहारवादी संप्रदाय, गेस्टोल्टवादी संप्रदाय, मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय और प्रेरकीय संप्रदाय। यहाँ पे कौन कौन से संप्रदाय हैं, इसके साथ हमें ये याद रखना है कि उस संप्रदाय में संबंधित वैज्ञानिक या मनोवैज्ञानिक कौन सा है। तो यहाँ पे कुछ चीजें देखो, जैसे कि मैं बात करूं व्यवहारवादी संप्रदाय तो वॉटसन हो जाएगा। ये हम चीज पहले भी पढ़ चुके हैं कि वॉटसन को व्यवहारवाद का जनक माना जाता है, व्यवहारवादी वैज्ञानिक है वॉटसन। तो वही बात ऐसे कैसे आपको ध्यान में रखना है कि संरचनावादी मनोवैज्ञानिक कौन से हो जाएंगे, तो विलियम वुंट हो जाएंगे। विलियम वुंट वही व्यक्ति जो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक है। उसके बाद क्रियात्मकवादी संप्रदाय में विलियम जेम्स हो जाएंगे। विलियम वुंट और विलियम जेम्स दोनों ने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा था। ठीक है, 19वीं शताब्दी में। गेस्टोल्टवादी संप्रदाय में कुछ वैज्ञानिक हैं जैसे कि मैक्स वर्दीमर, कोहलर, कुर्ट लेविन, कोफका। ये चार नाम आपके दिमाग में होने चाहिए, मैक्स वर्दीमर, कोहलर, कुर्ट लेविन और कोफका। इन्होंने जो है वो इसको मनोविज्ञान को गेस्टाल्टवादी संप्रदाय से ये संबंध रखते हैं। मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय बहुत इंपॉर्टेंट, मनोविश्लेषणवादी मनोवैज्ञानिक कौन से हैं, तो सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड अभी के लिए वैज्ञानिक आपको थोड़े से डिफिकल्ट लग सकते हैं, लेकिन जब आप पूरी साइकोलॉजी पढ़ेंगे तो इन्हीं वैज्ञानिकों के नाम बार बार आते रहेंगे। ठीक है, तो सिगमंड फ्राइड क्या है? मनोविश्लेषणवादी है। दो तो आपके दिमाग में ही होने चाहिए, एक तो व्यवहारवादी वॉटसन और सिगमंड फ्राइड जो है वो मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय। उसके बाद प्रेरकीय संप्रदाय में मैकडूगल आ जाते हैं। मैकडूगल वही व्यक्ति हैं जिन्हें मूल प्रवृत्ति के जनक माना जाता है, जिन्होंने अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी के 16वें पृष्ठ पर चेतना को एक बुरा शब्द बताया। वही मैकडूगल क्या है? वही मैकडूगल प्रेरकीय संप्रदाय से संबंध रखते हैं। तो ये मनोविज्ञान की विभिन्न संप्रदाय हैं जिसके संबंध में जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं उनका अपन ने ध्यान रखा। ठीक है, अब अपन शिक्षा मनोविज्ञान की अलग अलग परिभाषाएं अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने क्या दी उसके बारे में जानेंगे। थोड़ी देर पहले हमने चर्चा की कि शिक्षा के बारे में अलग अलग वैज्ञानिकों ने शिक्षा की क्या परिभाषाएं दी, तो उनमें अपन ने स्वामी विवेकानंद जी, महात्मा गांधी, ब्राउन सबके बारे में अध्ययन किया।
अब हम देखेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान की क्या क्या परिभाषाएं है अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के अनुसार। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें स्किनर की, स्किनर मनोवैज्ञानिक जो है ये दो परिभाषाएं देते हैं। पहली बात में ये कहते हैं कि मनोविज्ञान की वह शाखा, ये किसकी परिभाषा है? शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा है, ठीक है। और शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान की एक शाखा है। मनोविज्ञान में बहुत सारी शाखाएं की, नेक्स्ट स्लाइड में अपन वही पढ़ेंगे। मनोविज्ञान में बहुत सारी शाखाएं हैं, ठीक है। तो उसमें से एक शाखा है शिक्षा मनोविज्ञान। तो ये कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध अध्यापन और अधिगम से है, यानी कि सीखने और सिखाने से संबंधित मनोविज्ञान की जो शाखा है जिसमें सीखा जाता है वो शिक्षा मनोविज्ञान कहलाती है। समझ गए बात को? शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान की वह शाखा जिसमें हम सीखते हैं, सिखाते हैं, अध्यापन और अधिगम का संबंध जो है वो आपको ध्यान में रखना है। ये स्किनर की पहली परिभाषा। दूसरी परिभाषा में कहते हैं कि मानवीय व्यवहारों का शैक्षिक परिस्थितियों में अध्ययन करना, यानी कि शिक्षा शब्द इसमें आपको दिख जाएगा क्योंकि ये शिक्षा मनोविज्ञान है, ठीक है। तो ये दो परिभाषा स्किनर की। फिर कोलसनिक आते हैं, ये कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान के सिद्धांतों और परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग है, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान के जो सिद्धांत और परिणाम है उनके अनुप्रयोग एप्लीकेशन है शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा मनोविज्ञान, ठीक है। तो ये कथन जो है वो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं रहने चाहिए, क्योंकि सवाल ऐसे आएगा कि शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा कि शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान के सिद्धांतों और परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग है, कथन है। ऑप्शन ए स्किनर, बी कोलसनिक, सी स्टीफन, डी पील। तो यहाँ पे आपके दिमाग में ये कथन होना चाहिए ये कि कोलसनिक है। पूरा एज इट आप रटो ये जरूरी नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत आइडिया आपके दिमाग में होना चाहिए। उसके बाद क्रो एवं क्रो कहते हैं कि व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने में जो भी अनुभव है, व्यक्ति के जन्म से लेकर के वृद्धावस्था तक सीखने के जो अनुभव हैं उनका वर्णन करता है शिक्षा मनोविज्ञान। तो ये कौन कहते हैं? क्रो एवं क्रो। स्टीफन, ये स्किनर है, ये स्टीफन है, ये कहते हैं कि शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान है। शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन ही क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान। और फिर पील जो है ये सबसे सरल परिभाषा देते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। ये कौन देते हैं? पील देते हैं। तो ये 5-6 डेफिनेशन है, 5-6 परिभाषाएं हैं शिक्षा मनोविज्ञान की, अलग अलग वैज्ञानिकों के अनुसार, वो आपके दिमाग में रहनी चाहिए। 4-5 बार इनको पढ़ोगे, एक आइडिया आपके दिमाग में रह जाएगा, तो आप अंदाजे से लगा सकते हो कि ये इसकी है, ठीक है। जैसे पील आएगा तो आपको पता है यार पील की सिंपल सी परिभाषा शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान। क्रो एवं क्रो आएगा तो बहुत सिंपल है भाई, जन्म से लेकर के वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभव का वर्णन करता। तो यहाँ पे आइडिया हो जाएगा आपको कि ये क्रो एवं क्रो की है। तो इस प्रकार की चीजें आपको याद रखनी है, तो इसको नोट करो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने है शिक्षा मनोविज्ञान की शाखाएं, यानी कि कौन कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की शाखा, मनोविज्ञान की शाखाएं, ध्यान से लिखेंगे मनोविज्ञान की शाखाएं। तो मनोविज्ञान में बहुत सारी शाखा है, जैसे कि विज्ञान है तो विज्ञान की अलग अलग शाखा है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान। उसी प्रकार मनोविज्ञान में भी अलग अलग शाखाएं हैं। वो शाखाएं कौन सी है आपको याद रखना। सवाल कैसे बनेगा? निम्न में से एक मनोविज्ञान की शाखा नहीं है, 3 वो आपको इनमें से दे देगा और एक कोई अलग दे देगा। तो आपके दिमाग में ये होनी चाहिए मनोविज्ञान की ब्रांचेज कौन कौन सी है। ध्यान से सुनेंगे। सामान्य मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान, विकासात्मक मनोविज्ञान, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, तुलनात्मक मनोविज्ञान, निदानात्मक या उपचारात्मक मनोविज्ञान, समाज मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, पशु मनोविज्ञान, परा मनोविज्ञान, किशोर मनोविज्ञान, प्रौढ़ मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, ये सारी की सारी मनोविज्ञान की शाखाएं हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे भी दिख रही है सामान्य मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान, तुलनात्मक, प्रयोगात्मक, विकासात्मक, निदानात्मक या उपचारात्मक, समाज, औद्योगिक, पशु मनोविज्ञान, परा मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, किशोर मनोविज्ञान, प्रौढ़ मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान। ये मनोविज्ञान की कुछ मुख्य ब्रांचेज हैं, कुछ मुख्य शाखाएं हैं जो आपके कहीं ना कहीं दिमाग में रहनी चाहिए, तो इसको भी आप नोट कर लो। अब हम कुछ चीजें और देखते हैं, 2 चीजों के बारे में बात करेंगे। एक तो शिक्षा मनोविज्ञान की कौन कौन से क्षेत्र हैं, और एक हम बात करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता क्या है। सबसे पहले हम बात करें अगर शिक्षा मनोविज्ञान की क्षेत्रों की, तो इसका वर्णन किसने किया? एक मनोवैज्ञानिक आते हैं लिंडग्रेन।
तो अगर आपसे सवाल बनता है शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्रों का वर्णन कौन से मनोवैज्ञानिक करते हैं, लिंडग्रेन। कौन कौन से क्षेत्र ये बताते हैं, तो एक शिक्षार्थी, एक सीखने की परिस्थिति, एक सीखने की प्रक्रिया, या फिर मापन एवं मूल्यांकन, और फिर जो है वो आपका निर्देशन। ये एक शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र माने गए हैं जो आपके दिमाग में होने चाहिए। कौन कौन से, शिक्षार्थी, सीखने की परिस्थिति, सीखने की प्रक्रिया, आत्म मूल्यांकन या मूल्यांकन, और उसके बाद निर्देशन। ये सारे क्षेत्र माने गए, ठीक है। उसके बाद आती है कि शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता। शिक्षा मनोविज्ञान किस प्रकार से उपयोगी साबित हुई, उसकी दृष्टि से अगर हम बात करें तो दो दृष्टिकोण से बात करेंगे। एक शिक्षार्थी की दृष्टि से, यानी कि जो सीखने वाला बालक है उसकी दृष्टि से किस प्रकार शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो यूजफुल साबित हुई, और दूसरी हम शिक्षक की दृष्टि से बात करेंगे कि शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान किस प्रकार से जो है वो महत्वपूर्ण साबित हुई। अब हम बात करेंगे एक एक करके। अगर मैं बात करूं शिक्षार्थी की दृष्टि से, तो शिक्षार्थी की दृष्टि से आप ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले शिक्षार्थी को वंशानुक्रम एवं वातावरण का ज्ञान हो जाता है, यानी कि जो बालक है उसके अपने आसपास के वातावरण का ज्ञान हो जाता है, और उसको ये पता चल जाता है कि किस प्रकार का वातावरण उसके लिए अनुकूलित है और किस प्रकार का वातावरण उसके लिए प्रतिकूलित है। जो वातावरण उसको अपने आप ठीक लगेगा, उसके अनुसार ठीक लगेगा, वह उसको अपना लेगा, और जो वातावरण उसको अपने प्रतिकूल लगेगा वह उससे धीरे धीरे दूरियां बनाना शुरू कर देगा। तो इस प्रकार वह अपने वातावरण को पहचानने में क्या हो जाता है, सक्षम हो जाता है शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से। दूसरा, उसको अपनी मानसिक परिस्थितियों का ज्ञान हो जाता है, यानी कि किसी भी बालक को, जैसे कि आप हैं, मैं हैं, तो आप सभी को पता है कि आपकी जो है वो तर्क करने की क्षमता क्या है, आपकी स्मरण करने की, याद करने की शक्ति क्या है। आप 2 बार पढ़ोगे तो याद होगा, 4 बार पढ़ोगे तो याद होगा। तो ये सारी जो मानसिक परिस्थितियां हैं उसको बालक को ज्ञान हो जाता है कि ये जो चीजें हैं वो मेरे इस अनुसार हैं और मैं इसके अंदर ऐसे सुधार करूंगा, ठीक है। फिर उसको जो है अपनी योग्यता एवं क्षमताओं का ज्ञान हो जाता है, यानी कि कौन सी चीज उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, कौन सा उसका वीक पॉइंट है। तो ये उसकी जो भी योग्यता है, जो उसकी क्षमताएं हैं, उसका उसको ज्ञान हो जाता है। उसको अपनी मूल प्रवृत्ति एवं रुचियों का ज्ञान हो जाता है, उसको कौन सी चीज में इंटरेस्ट आता है, कौन सी चीज वो करना चाहता है, उसके अनुसार वो अपना जो है वो आगे का स्ट्रीम चुनता है, आगे का जो है अपना क्या चुनता है, डिपार्टमेंट चुनता है, और उसके अनुसार काम करता है। तो उसको अपनी मूल प्रवृत्तियां, अपनी रुचियों का जो है वो ज्ञान हो जाता है। उसे अपने स्वयं मूल्यांकन की विधियों का भी पता लग जाता है, वो अपने आप अपना मूल्यांकन भी कर सकता है। ये शिक्षा मनोविज्ञान के उपयोगी जो है वो काम है शिक्षार्थी की दृष्टि से। अब अगर अपन बात करें शिक्षक की दृष्टि से मनोविज्ञान कैसे जो है वो उपयोगी साबित हुई, तो एक शिक्षक को अपनी स्वयं की तैयारी का ज्ञान लग जाता है कि उसकी तैयारी कितनी है, वो शिक्षा मनोविज्ञान उसको सिखाती है। उसके बाद में बालक के स्वभाव और व्यवहार का ज्ञान करवाती। एक शिक्षक डायरेक्ट जाके बच्चों से डील करेगा तो उसको, शिक्षक को यह पता होना चाहिए कि बालकों के क्या क्या व्यवहार होते हैं, बालकों का कैसा स्वभाव होता है, उसके अनुसार जो है वो उसका ज्ञान उस शिक्षक को होना आवश्यक होता है, और ये ज्ञान उसको शिक्षा मनोविज्ञान करवा देती है। उसके बाद बालक की बालक की आवश्यकताओं का ज्ञान। एक कक्ष में बालक को क्या क्या चीजें चाहिए, उसकी क्या आवश्यकताएं हैं, वो कैसे पढ़ना चाहता है, प्रेम चाहिए उसको, गुस्सा चाहिए, जो भी चीजें आवश्यकता है उसका भी उसको ज्ञान हो जाता है। बालक की विभिन्न व्यक्तिगत अवस्थाओं का ज्ञान। शिक्षक जो है वो मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान से बालक की जो विभिन्न व्यक्तिगत अवस्थाएं हैं, कुछ बालक बहुत ज्यादा प्रखर बुद्धि वाले होते हैं, कुछ बालक बहुत मंद बुद्धि वाले होते हैं, तो उन दोनों बालकों को अलग अलग किस प्रकार कौन सी शिक्षण विधियों का प्रयोग करना है, किस प्रकार से शिक्षित करना है, ये सारी चीजों का ज्ञान भी उसे पहले से प्राप्त हो जाता है, ताकि उन बच्चों को शिक्षित करने में किसी भी प्रकार की अड़चन ना आए। उसके बाद कक्षा की समस्याओं का ज्ञान। एक कक्षा के अंदर कौन कौन सी समस्याएं जो है वो एक शिक्षक के सामने, शिक्षार्थी के सामने आ सकती है, उनका भी वो पूर्व अनुभव शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा कर लेता है। उसके बाद में उपयुक्त शिक्षण विधियों का प्रयोग, यानी कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो उस शिक्षक को ऐसी ऐसी शिक्षण विधियों का ज्ञान करवाता है जिससे अगर बालक को पढ़ाया जाए तो वो एक प्रभावी पूर्ण तरीके का शिक्षण माना जाएगा, क्योंकि सभी बालक को एक ही तरीके से आप नहीं पढ़ा सकते। कोई बालक जो है वो उनको धीमी गति से समझ पाएगा, कोई तेज गति से पढ़ेगा, तो दोनों के लिए अलग अलग प्रकार की शिक्षण विधियों का प्रयोग जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि जो तेज गति से पढ़ रहा है, अगर आप उसके हिसाब से चलेंगे तो जो मंद बुद्धि वाला वो और पिछड़ जाएगा, और अगर आप मंद बुद्धि वाले की तरफ से चलोगे, यानी कि धीरे धीरे पढ़ाओगे, तो जो प्रखर बुद्धि वाला है उसको आप कहीं ना कहीं गिरा रहे हो। तो ये दोनों के साथ न्याय नहीं है, दोनों के साथ अन्याय वाली बातें हैं। तो हर एक व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखते हुए, विभिन्न अलग अलग शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हुए शिक्षण को प्रभावी तरीके से जो है वो सुगम बनाना, ये काम किसका हो जाएगा? शिक्षा मनोविज्ञान का हो जाएगा। दूसरी,
क्लास के अंदर, कक्षा कक्ष में या विद्यालय में विद्यालय वातावरण में अनुशासन स्थापित करने में भी शिक्षा मनोविज्ञान का योगदान है। तो ये शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता है एक शिक्षार्थी की दृष्टि से और एक शिक्षक की दृष्टि से, दोनों अलग अलग दृष्टिकोण से हमने समझने को प्रयास किया। तो इससे अगर सवाल बनते हैं तो सिंपल से सवाल आप अपनी सूझबूझ का प्रयोग करते हुए ऐसे सवाल हल कर लेंगे। ठीक है, तो शिक्षा मनोविज्ञान में सारी चीज अपन नहीं रट सकते, कुछ चीजें अपन को सूझबूझ जो है वो चीजें ध्यान से थोड़ा अपन पढ़ेंगे कोई किताब लाके तो समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो इन चीजों को नोट करो, फिर अपन कुछ बातें और जानने का प्रयास करते हैं। अब अपन कुछ फैक्ट और पढ़ते हैं, यानी कि विभिन्न जो मनोवैज्ञानिक हैं उनकी शिक्षा के क्षेत्र में कौन कौन से कार्य किए गए उनके बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि अपन शुरू करें, शुरुआत में हमने लिखा मनोविज्ञान के जनक अरस्तु, ये आपको पता है। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थॉर्नडाइक को माना जाता है, जिनको प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक या शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कहा जाता है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंट हो जाएंगे। प्रगतिशील शिक्षा के जनक कौन हो जाएंगे? जॉन डीवी हो जाएंगे। वही व्यक्ति है जॉन डीवी जिन्होंने शिक्षा को एक त्रिमुखी प्रक्रिया माना। उसके बाद में फ्रोबेल एक मनोवैज्ञानिक है जिसके बारे में कुछ बातें आपको याद रखनी। इन्होंने मनोवैज्ञानिक फ्रोबेल ने किंडरगार्टन प्रणाली दी। किंडरगार्टन प्रणाली क्या होती है, आगे ये जो मॉन्टेसरी प्रणाली क्या होती है, ये सारी चीजें आप आगे पढ़ोगे, बहुत विस्तृत पढ़ेंगे, लेकिन अभी इसके बारे में अपन इंट्रोडक्शन ले लेते हैं थोड़ा सा। तो किंडरगार्टन प्रणाली जो है, इसमें फ्रोबेल कहते हैं कि शिक्षक जो है ना, वो शिक्षक बालोद्यान का कुशल माली है ना। शिक्षक जो है वो एक माली की तरह होता है, जो उस फूल रूपी पौधे को या बच्चे को जैसा सींचना चाहे, जैसा सींचेगा वो वैसा बनेगा। समझ गए मेरी बात को? तो यही बात आपको ध्यान रखनी है कि फ्रोबेल ने कहा कि जो शिक्षक होते हैं ना, वो बालोद्यान के कुशल माली होते हैं। ये इनका एक फैक्ट है फ्रोबेल का। दूसरी बात ये कहते हैं कि माताएं जो है वो आदर्श अध्यापिकाएं होती है, ये भी फ्रोबेल का कथन है। तो दोनों आपको याद रखनी है। उसके बाद में मोरिया मॉन्टेसरी जो है, डॉक्टर मोरिया मॉन्टेसरी, ये मंद बुद्धि बालक जो होते हैं उनकी सीखने के लिए एक पद्धति निकालती है जिसको अपन मॉन्टेसरी पद्धति कहते हैं। फिर एक आता है कि बुद्धि लब्धि का सूत्र किसने दिया? तो बुद्धि लब्धि का सूत्र जो है वो किसने दिया? टर्मन ने दिया। ये सवाल भी आपका छपेगा एग्जाम में। उसके बाद में केटल आते हैं। केटल साहब ने व्यक्तित्व के 16 शील गुणों का विकास किया। ये भी अपन आगे विस्तार से पढ़ेंगे अगर पढ़ेंगे तो ये 16 शील गुण जो है, 16 पीएफ का जो है वो निर्माण किसने किया? केटल ने किया था। ये कुछ फैक्ट है जिससे सीधे सीधे सवाल एग्जाम में छपते हैं, सीधे सीधे, कोई उसमें डाउट नहीं है। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास जिसके अंदर क्या अपन ने पढ़ा वो सारी चीजें आपने नोट कर ली होगी। इन चीजों को आप बार बार एक दो बार पढ़िए, आपके दिमाग में आ जाएगी सारी। एक बार आप कहो तो मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले हमने क्या कहा? शिक्षा मनोविज्ञान। इसमें दो शब्द हैं, एक शिक्षा और दूसरा मनोविज्ञान। अब आप कान आंख नाक खुला करके बैठ जाइए, साथ में दिमाग जरूर खुला रखना। एक बार फिर से मैं रिवाइज करवा देता हूँ। शिक्षा मनोविज्ञान में दो शब्द है, शिक्षा और मनोविज्ञान। सबसे पहले अपन शिक्षा के बारे में जानेंगे। तो शिक्षा एक लैटिन भाषा की शब्द एजुकेटम से आया है। शिक्षा लैटिन भाषा की शब्द एजुकेटम से आया है, जिसको एजुकेयर या एजुशियर भी कह सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात, शिक्षा की अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने, अलग अलग महान व्यक्तियों ने अलग अलग परिभाषाएं दी, इसके बारे में अपने अलग अलग मत रखे। अगर मैं बात करूं विवेकानंद की, तो विवेकानंद शिक्षा के बारे में कहते हैं कि ये मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति होती है। फिर आते हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी कहते हैं कि शिक्षा का तात्पर्य बालक के शारीरिक, मानसिक और आत्मा के सर्वोत्तम विकास से है। ब्राउन कहते हैं कि ये बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाता है। उसके बाद में जो है वो हर्बर्ट स्पेंसर आते हैं कि शिक्षा जो है वो मनुष्य में अंतर्निहित शक्ति और बाह्य जगत के बीच समन्वय स्थापित करती है। फिर अरस्तु आते हैं और अरस्तु कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास ही शिक्षा है। ये आपकी सारी की सारी शिक्षा की परिभाषा। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा कि भाई शिक्षा जो होती है उस शिक्षा के अंदर एडम्स महोदय ने शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया माना, यानी कि इसके दो आयाम, शिक्षक और शिक्षार्थी, जबकि जॉन डीवी ने इसको त्रिमुखी प्रक्रिया माना, जिसमें शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। फिर हमने कहा शिक्षा का संकीर्ण अर्थ, जिसको 3R के रूप में परिभाषित किया गया, राइटिंग, रीडिंग और अरिथमेटिक, लिखना, पढ़ना और गणना करना। और शिक्षा का जो व्यापक अर्थ है इसको 4H के रूप में, यानी कि महात्मा गांधी ने इसको 4H के रूप में परिभाषित किया, हेड, हैंड, हार्ट और हेल्थ। ठीक है, तो ये अलग अलग भावात्मक, शारीरिक, मानसिक और क्रियात्मक विकास। उसके बाद में हमने क्या देखा? उसके बाद में जो हमने देखा कि मनोविज्ञान क्या है। शिक्षा बात हो गई, उसके बाद में हमने देखा मनोविज्ञान क्या है। तो फिर मैंने कहा मनोविज्ञान एक ग्रीक या यूनानी भाषा का शब्द है
जो कि दो इसमें शब्द है, एक साइको और एक लोगस। साइकी का मतलब आत्मा और लोगस का मतलब अध्ययन, ये तो ठीक है, पहले की बात होगी। मैंने कहा मनोविज्ञान जो है ना, मनोविज्ञान शुरुआत में दर्शन शास्त्र की एक शाखा थी। तो मनोविज्ञान शुरुआत में दर्शन शास्त्र की शाखा थी, तो इसे हम मनोविज्ञान की जननी कह सकते हैं, दर्शन शास्त्र को बिल्कुल कह सकते हैं। अब इसको दर्शन शास्त्र से अलग किया, उस समय इसको मना दर्शन नाम दिया गया, और मना दर्शन नाम अरस्तु ने अपनी पुस्तक डी एनिमा में दिया गया। बाद में इस मना दर्शन को मनोविज्ञान वर्तमान में कहा जाने लगा, जिसका नाम 1590 में रुडोल्फ गोयकर ने अपनी पुस्तक साइकोलॉजिया में दिया। यहाँ पे चीजें आपको जो ध्यान में रखनी है, मनोविज्ञान के जनक अरस्तु, मनोविज्ञान की जननी मना दर्शन शास्त्र हो जाएगा। मनोविज्ञान को पहले मना दर्शन के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद में हमने कहा कि भाई मनोविज्ञान जो है, इसका मतलब दो होता है साइकोलॉजी में, एक साइकी एक लोगस। साइकी का मतलब आत्मा और लोगस का मतलब अध्ययन, यानी कि आत्मा का अध्ययन। मनोविज्ञान क्या है? आत्मा का अध्ययन है। ये सबसे पहले मनोविज्ञान को परिभाषित किया गया आत्मा के अध्ययन के बारे में। तो ये किसने कहा? 16वीं शताब्दी के अंदर जो है अरस्तु, प्लेटो, डेकार्टे, ये 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहते हैं। लेकिन 16वीं शताब्दी के अंत तक आते आते ये परिभाषा समाप्त हो जाती है, और 17वीं शताब्दी की नई परिभाषा आती है कि मनोविज्ञान मन या मस्तिष्क का विज्ञान है, और ये परिभाषा देते हैं पेम्पोनोजी 17वीं शताब्दी में। फिर जो ये परिभाषा भी खंडित हो जाती है, और 19वीं शताब्दी तक आते आते विलियम वुंट और विलियम जेम्स मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान बताते हैं। और उसके बाद यहाँ पे एक व्यक्ति का नाम आता है मैकडूगल। मैकडूगल अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी के 16वें पृष्ठ पर चेतना को एक बुरा शब्द बताता है। मैकडूगल मूल प्रवृत्ति का जनक माना जाता है। उसके बाद हम बात करें अगर विलियम वुंट की, विलियम वुंट और विलियम जेम्स जिन्होंने इसको चेतना का विज्ञान कहा, तो विलियम वुंट के बारे में आपको ध्यान में रखना है, इन्हें प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कहा जाता है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान जनक कहने का कारण, इन्होंने पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की 1879 में जर्मनी के लिप्जिग शहर में, ठीक है। और उसके बाद वर्तमान में यानी कि 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा जाने लगा, और ये सबसे पहले किसने कहा? वॉटसन ने कहा। इसलिए वॉटसन को व्यवहारवादी वैज्ञानिक या व्यवहारवाद के जनक माना जाता है। इसके अलावा वुडवर्थ, स्किनर, थॉर्नडाइक ने इनका क्या दिया? साथ दिया, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। उसके बाद में जो चीजें हमने देखी, उसके बाद में हमने चीजें देखी कि भाई अलग अलग संप्रदाय हैं। संरचनावादी संप्रदाय हैं तो इसके अंदर विलियम वुंट हो जाएंगे। क्रियात्मकवादी संप्रदाय है, विलियम जेम्स हो जाएंगे। व्यवहारवादी संप्रदाय हैं तो इसके अंदर कौन हो जाएंगे? वॉटसन हो जाएंगे। गेस्टोल्टवादी संप्रदाय है तो इसमें मैक्स वर्दिमर, कोहलर, कोपका, कुर्ट लेविन हो जाएंगे। उसके बाद मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय है तो सिगमंड फ्राइड हो जाएंगे। प्रेरकीय संप्रदाय है तो उसमें मैकडूगल आ जाएंगे, जो मूल प्रवृत्ति के जनक माने जाते हैं। तो ये इसके अलग अलग संप्रदाय हैं। फिर हमने देखा कि भाई मनोविज्ञान की कौन कौन सी शाखाएं होती है, जो कि अपन को सामान्य, असामान्य मनोविज्ञान, परा मनोविज्ञान, पशु मनोविज्ञान, किशोर मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, प्रौढ़ मनोविज्ञान, इसके अलावा अगर मैं बात करूं समाज मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, तुलनात्मक मनोविज्ञान, प्रायोगिक मनोविज्ञान, विकासात्मक मनोविज्ञान, निदानात्मक या उपचारात्मक मनोविज्ञान, ये अलग अलग मनोविज्ञान की ब्रांचेस हैं जो अपने दिमाग में रहनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो शिक्षा मनोविज्ञान की भी अलग अलग परिभाषाएं आती है। सबसे इंपॉर्टेंट जैसे याद रखना चाहिए, पील की सबसे सिंपल है कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। क्रो एवं क्रो कहते हैं कि एक व्यक्ति के जन्म से लेकर के वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का जो वर्णन करता है वही शिक्षा मनोविज्ञान है। उसके बाद में स्किनर आते हैं। स्किनर अलग अलग परिभाषा देते हैं कि मनोविज्ञान की वह शाखा, शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध अध्यापन और अधिगम से है। और कुछ और व्यक्ति आते हैं जो अलग अलग इनकी परिभाषा देते हैं। फिर हम शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र पढ़ते हैं कि कौन कौन से क्षेत्र होते हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान की क्षेत्र आपकी शिक्षार्थी, सीखने की परिस्थिति, सीखने की प्रक्रिया, निर्देशन, मापन एवं मूल्यांकन, ये इसके क्षेत्र माने जाते हैं। और इनका वर्णन किसने किया? लिंडग्रेन नामक मनोवैज्ञानिक ने किया। फिर हम शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता देखते हैं। शिक्षार्थी की दृष्टि से अगर हम देखें तो शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता क्या हो जाएगी? उसको अपने वंशानुक्रम में वातावरण का ज्ञान हो जाएगा, उसको अपनी स्वयं की परिस्थिति का ज्ञान हो जाएगा, स्वयं की मानसिक क्रियाओं का ज्ञान हो जाएगा, उसके अपनी मूल प्रवृत्ति रुचियों का ज्ञान हो जाएगा, वो आत्म मूल्यांकन करने लग जाएगा। ये सारी चीजें उसको पता चल जाती है। शिक्षक की दृष्टि से देखें तो उसको स्वयं का ज्ञान हो जाता है, कक्षा कक्ष की जो समस्याएं हैं उसका ज्ञान हो जाता है, बालक के स्वभाव का, बालक के व्यवहार का ज्ञान हो जाता है, बालक के चरित्र निर्माण में कौन कौन सी चीजें सहायक होती है उसके बारे में जान लेता है, बालक को पढ़ाने के लिए शिक्षण, अलग अलग प्रकार की शिक्षण विधियों को वो सीख लेता है। इसके अलावा शिक्षक जो होता है वो शिक्षा मनोविज्ञान की सहायता से
एक उपयुक्त वातावरण कक्षा में बनाने में सहायक होता है। अलग अलग बालकों की जो व्यक्तिगत विभिन्नता है उसको अनुमान हो जाता है, तो वो सारी चीजें क्या कर लेता है, सीख लेता है। और उसके बाद में हमने कुछ फैक्ट याद कर लिए, जैसे मनोविज्ञान के जनक अरस्तु, शिक्षा मनोविज्ञान के थॉर्नडाइक, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के कौन हो जाएंगे, विलियम वुंट हो जाएंगे। केटल ने जो है वो 16 व्यक्तित्व के 16 शील गुणों का निर्माण किया। टर्बन ने बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया। फ्रोबेल ने जो है किंडरगार्टन प्रणाली दी। इन्होंने कुशल माली कहा शिक्षकों को, और माताओं को आदर्श अध्यापिका कहा। उसके बाद मोरिया मॉन्टेसरी ने जो है वो मंद बुद्धि बालकों को सीखने के लिए क्या किया, मंद बुद्धि बालकों को सीखने के लिए मॉन्टेसरी पद्धति का इजाद किया। तो आज की क्लास में इतना ही है। पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, एक क्लास में नहीं हो सकती, लेकिन मैंने प्रयास किया है कि आप कम से कम इस क्लास को देखें तो आपको शिक्षा मनोविज्ञान का एक बेसिक आइडिया हो जाए। आप दो तीन सवाल आप इस क्लास से मान सकते हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, क्योंकि बेसिक चीजें हमने सारी कवर करने का प्रयास किया है। आज की क्लास आपको कैसी लगी आप मुझे जरूर कमेंट में बताएंगे, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको आगे की क्लास चाहिए, हालांकि वो अब मेरा मूड बनेगा कि नहीं बनेगा मुझे नहीं पता, ये भी बड़ा मतलब मूड बना तभी तो ये क्लास लाया हूं, लेकिन बड़ी मेहनत लगी इस क्लास को एक तरीके से मतलब छांटने में, क्रीम मटेरियल छांटने में बहुत मेहनत के बाद इस क्लास को बनाई गई है। तो अगर आपको ये क्लास बढ़िया लगी तो आप लाइक करके शेयर कर दीजिए इस क्लास को, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपका जो रेस्पॉन्स है वो अच्छा रहता है, बहुत अच्छा रहता है, तो मैं आगे की क्लास ला सकता हूं, अन्यथा फिर इसकी जो है पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, धन्यवाद।